आसाराम बापू पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाया है छिंदवाड़ा में उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ने वाली एक 15 साल की छात्रा ने। मामला 7 अगस्त से शुरू हुआ जब लड़की के माता पिता को बताया गया कि उस पर भूत प्रेत का साया है। लड़की के बाप ने ये आरोप लगाया कि शिल्पी हॉस्टल वार्डन ने कहा कि लड़की को भूत प्रेत की बाधा है। 20 अगस्त को खबर लिखवाई और 22 अगस्त को फार्म हाउस के मालिक के लड़के का इंटरव्यू लिया गया। हमारे साथ है फार्म हाउस के मालिक के परिवार के व्यक्ति विष्णु वो जो लड़की आई थी कितने दिन आई थी, कितना रुकी थी वो परिवार? वो 14 तारीख को शाम को आए थे और 16 तारीख को सुबह यहाँ मधुर एक्सप्रेस से निकल गए थे। हाँ। तो क्या कुछ हुआ था, क्यों आई थी वो? उनको कोई पारिवारिक प्रॉब्लम था, उनको पिताजी को कोई भूत प्रेत की और पारिवारिक प्रॉब्लम थी, उसके लिए वो यहाँ लोग वो आए थे। फार्म हाउस के मालिक के लड़के ने कहा कि लड़की के बाप को भूत प्रेत की तकलीफ थी, इसलिए वो जोधपुर आया था। लड़की को कोई समस्या नहीं थी। बापूजी का इंटरव्यू 26 अगस्त को। देखो, मैं उन्हें दोषी नहीं बोलता हूँ, मैं उनमें से किसी को दोषी नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो आए तो उन्होंने बताया कि मेरे को ये तकलीफ है, कोई गला दबाता है, सिर दबाता है, तो मैं कहा तुम रह जाओ यहाँ जब करो। तो वो दोनों माँ बेटी ने कहा कि नहीं, ये तो हले जाए, हम रहेंगे। इतनी उनकी प्रीति श्रद्धा थी, जो भी था। उसके बाद उन्होंने जो मनगढ़ंत बातें बनाई है, उसके पीछे बिल्कुल साजिश की सुवास आ रही, सुगंधी। जैसे उनका भाई छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ता था, बहन भी पढ़ती थी। अब वो बहन इधर आ गई और 20 तारीख 22 तारीख के बाद उनका भाई को उसके बाप ने वहां बुला लिया अपने पास, तो पुलिस के द्वारा। जब जा रहा था तो भाई यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसका कैमरा भी है, लिखित भी है। जब बाहर गया और कुछ लोगों के साथ मिला, बाद में उसको सिखाया गया कि यहाँ मांस खिलाया जाता है, मच्छी खिलाई जाती है और बच्चों को भूखा रखा जाता है। ये उस बच्चे के वचन नहीं है, साजिशकर्ताओं ने सिखाया है, बच्चे का दोष नहीं है। बापूजी और फार्म हाउस के लड़के की बात मिलती है कि लड़की के बाप को भूत प्रेत की तकलीफ थी, इसलिए वो जोधपुर आया था। लड़की बिल्कुल स्वस्थ थी। बापू के सामने वो लोग खड़े हुए तो बापू ने बोला तुम लोग यहाँ इतने दूर क्यों आए हो? वकील राम जेठमलानी ने अदालत में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का हलफनामा दिया। इस हलफनामे में राम जेठमलानी ने कहा, आसाराम के एक भक्त के मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिससे साबित होता है कि लड़की के पिता भूत प्रेत बाधा का शिकार थे और वो भक्त अदालत में ही मौजूद है। अपने मोबाइल के साथ आप कहें तो पूरी रिकॉर्डिंग सुना दें। आसाराम के वकील जेठमलानी के मुताबिक ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो बातचीत है, उसके अंश कुछ ऐसे हैं। तुम कौन हो? मुझ पर भूत प्रेत का साया है, वो मेरे हाथ पैर बांध देता है, मेरी छाती पर बैठ जाता है। अब आप बताओ झूठ कौन बोल रहा है? मोबाइल वीडियो बापूजी फार्म हाउस के मालिक का लड़का या लड़की का बाप। 29 अगस्त को रिकॉर्ड करने के बाद भी किसी भी न्यूज चैनल ने ये न्यूज नहीं बताई कि वो आपसे क्यों सच्चाई छुपा रहे हैं। आप खुद सोचो क्यों? मैंने उसको फॉर्मेलिटी पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसने ये बोला। बापूजी के ऊपर सारे आरोप झूठे लगे। हाँ हुई थी। उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं करवाया, मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ करवाया। मैं उसे फोन काट दिया, फोन उठा ही नहीं रही थी। पहली बात तो लड़की जवाब देने में असक्षम। हाँ, वो जवाब क्यों नहीं उठाई? हाँ, आप कह रहे थे ये वो लड़की की सहेली है और इस लड़की की सहेली ने मीडिया के सामने आके ये बातें बताई है कि उसकी सहेली से बात हुई, उसी सहेली से जिसने आसाराम बापू पे ये आरोप लगाया है कि उसके साथ उन्होंने शारीरिक शोषण किया। और उसके बाद ये जो बातें अब सामने आ रही है, उसकी सहेली का भी ये कहना है कि लड़की ने इस लड़की से कहा कि ये तमाम बातें जो हैं उसके माता पिता ने दबाव डाला और इसी वजह से उसने जाके ये तमाम बातें रखी गई। यहाँ पे आसाराम बापू के इस पूरे केस में कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा ये मामला टर्न होता दिख रहा है इस बयान के बाद। ने अपने बाप को सच्चाई क्यों नहीं बताई, उसके पिता की दलील सुनिए।
की वजह से, क्योंकि उसे डरा दिया था, बड़ा भयभीत की वजह से, क्योंकि उसे डरा दिया था, बड़ा भयभीत कर दिया था कि बाहर मेरे गनमैन खड़े हुए हैं, तेरे मम्मी पापा का पता नहीं चलेगा, उसे खत्म कर देंगे और तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो बेटी डरी हुई थी बड़ी, वहां कुछ भी नहीं बताया उसने। लेकिन हमने अगले दिन तक वही सुबह उनके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मेरे से कुछ भी मत छुपा, ये बापा कैसे हैं, बापू कैसे हैं, कैसा इनका आचरण है। वो उनकी आंखों में आंसू आ गए, बोले बापूजी पिताजी कुछ नहीं, ये ढोंग है और आप यहाँ से चलो जल्दी। तो बेटी ने कुछ भी नहीं बताया। क्या ऐसा हो सकता है जिस इंसान को भगवान मानता था उसके बारे में लड़की ने बुरा कहा और जोर जोर से रोने लगी, फिर भी बाप को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जिस काम के लिए 1500 किलोमीटर और 5 दिन की यात्रा की उसके बारे में पूछा ही नहीं रहा कि तेरा इलाज कैसे हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? बापूजी के साथ कभी गनमैन नहीं होते, ये इसकी झूठी कहानी है। उनको छोड़ के कौन आया था? छोड़ के मेरे भाई आए थे, वो मजदूर एक्सप्रेस से 16 तारीख को सुबह यहाँ से निकले थे 9 बजे। क्या उस समय लड़की ने कुछ बात कही थी कि कोई घटनाक्रम हुआ है, उसके साथ कोई यौन शोषण हुआ है, दुराचार हुआ है? उस टाइम कोई बातचीत कुछ नहीं कही। वो हमारे परिवार को पैसा वैसा सब कुछ देके गई, बच्चों को हमारे को पैसा देके गई, एकदम खुश, खाना वाना सब कुछ खा के गए। वो परिवार की बच्ची अपने पिताजी के साथ में बातचीत कर रही थी, एकदम घुल मिल के बातचीत कर रही थी। ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई अत्याचार हुआ, यौन शोषण हुआ, ऐसा कोई नजर। दोनों लोगों में एक झूठ बोल रहा है। एक लड़की का पिता कह रहा है लड़की रो रही थी, दो जिन लोगों के साथ परिवार रुका था वो कह रहे हैं लड़की खेल कूद रही थी और बहुत खुश थी। एक माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है और उसे बच्चे की हर जरूरतों का पता चल जाता, परंतु यहाँ बच्ची बीमार है, लाइट बंद है और कमरे के अंदर उसकी लड़की का शारीरिक शोषण हो रहा है और वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन माँ जो कमरे के बाहर 1.5 घंटे से बैठी है उसे रात के सन्नाटे में 10:30 बजे लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर जब लड़की कमरे से बाहर आकर माँ से मिलती है तो उसे लड़की का चेहरा और बर्ताव बिल्कुल सामान्य प्रतीत होता है। क्या ये मुमकिन है? वे सिर्फ बापूजी से मिलकर लड़की का इलाज करवाने के लिए 4 दिन और 1500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और जब बापूजी से मिलते हैं तो लड़की को कुछ नहीं पूछते कि तेरा इलाज कैसे हुआ। जिस इंसान को लड़की का बाप भगवान मानता था, तो जब उसकी लड़की ने उसे बताया कि सब धोखा है और जोर जोर से रोने लगी तो उसके बाप ने उससे कुछ भी नहीं पूछा कि कुटिया के अंदर क्या हुआ। फिर 16 को नहीं, 17 को भी नहीं, 18 को भी नहीं, 19 को 3 दिन बाद पूछता ही कि क्या हुआ। आप खुद सोचे, दुनिया में कोई भी माँ पिता का इस तरह पेश आ सकते हैं? रोग विशेषज्ञ माला इंग्लिश से सत्य जानिए। 1-2 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एज ए लेक्चरर काम कर चुकी हूँ, 2-3 साल मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ मेरे पास ऐसे काफी केसेस आते थे जब मैं ड्यूटी पे रहती थी, तो बलात्कार के और यौन शोषण के। तो उसमें मैंने अपने जिंदगी में कभी भी ऐसी केस नहीं देखी कि जो इतने आराम से आ रहे, पेरेंट्स आराम से बात कर रहे, 5 दिन बाद अरे हम लोग इतने डरे हुए रहते, इतने टेंशन में रहते कि अपनी बच्ची के साथ क्या हो गया। और बच्ची भी इतनी टेंशन में रहती हो तो आधा टाइम तो रोते ही रहती है। और ये 5 दिन तक हंसी है, बोली है, फार्म हाउस के लड़के के साथ खेली है और 5 दिन बाद फिर रिकॉर्ड होता है। उस पर से ही तो समझना चाहिए कि क्या बात है, षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। लड़की ने कब माँ बाप को उस घटना के बारे में बताया? घटना हुई है तो पत्नी ने पूछा उसे प्यार से, तब 19 तारीख को उन्होंने सुबह मुझे बताया। मुझे क्या, अपनी माँ को बताया। मेरे शर्म के मारे मेरे सामने नहीं आई वो। बिल्कुल। तो उसके बाद तो फिर आपने कब डिसाइड किया कि आपको FIR करवानी है? आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने कब डिसाइड किया कि आपको FIR करवानी है? जब ही उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि अभी चलना है। 19 तारीख को सुबह बेटी ने बताया, 19 तारीख को हम तुरंत यहाँ से चल दिए। पता करा कि बापू कहाँ पे है, उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्संग कर रहे हैं अजमेरी गेट में। तो हम अजमेरी गेट पहुंचे, वहाँ पत्नी ने कहा यहाँ भीड़ बहुत है, यहाँ क्या बात करोगे, पुलिस की मदद ली जाए। हम वहाँ पता चला कि दूसरे इंटरव्यू में तो आपने फिर आसाराम के पास जाकर शिकायत दर्ज कराने की भी सोची या उनसे पूछने की बात भी आई? शिकायत क्या, बस पत्नी ने कहा चलो, और मैं भी गुस्सा आया कि मैंने कहा मारेंगे जाके पकड़ के दाढ़ी से। गुस्से में निकल पड़े यहाँ से, बाई कार गए, बेटी को साथ बिठाया, 2-2 जोड़ी कपड़े रखे। तो
गए तो गुस्से में ही थे यहाँ से, लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो पता चला कि अजमेरी गेट में रामलीला मैदान में सत्संग कर रहा। वहाँ गए तो वहाँ काफी भीड़ थी। पत्नी ने कहा यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ इससे भिड़ना ठीक नहीं रहेगा, इससे पार पाना मुश्किल हो जाएगा, चलो रिपोर्ट लिखा दी जाए। तब हमने सोचा कि चलो रिपोर्ट लिखा के देखते हैं। विश्वास हो गया कि लड़की के पिता का शाहजहांपुर में पुलिस कंप्लेन करने का कोई इरादा नहीं था। अगर आपकी बच्ची के साथ किसी ने इतना गलत काम किया है तो क्या आप अपनी बच्ची को लेकर पत्नी के साथ वापस उससे मिलने जाओगे, और वो भी 5 घंटे कार से यात्रा कर, 2-3 दिन के कपड़े लेकर और 2 लाख लोगों के बीच मिलने का प्रयत्न न करना। खुद सोचे कितना सही है। वो शिवा को फोन न करके बापूजी जहाँ रोके हुए है वहाँ भी जा सकता था या फोन पर बात कर सकता था, लेकिन दिल्ली में FIR कराने के लिए बहाना चाहिए और उसके बाद जो शोर होगा तो रुकना भी पड़ेगा। तो कपड़े लिए और FIR के लिए लड़की भी साथ होनी चाहिए। इसलिए बापूजी से मिलाने का बहाना बना के एक साथ दिल्ली आए। यहीं पे सत्संग बापू ने सत्संग किया था, वो लोग आए थे, उसको बापू ने और ऐसे किसी ने स्पेशली बुलाया नहीं था, वो अपने ही मर्जी से आए थे, गेट पे आए थे। फिर सभी सत्संगी भाइयों के साथ 50-100 लोग के साथ वो लोग आए थे। यहाँ किसी को ऐसा प्रेशर देके उनको बुलाया नहीं गया कि आप आओ या आओ। वो लोग यहाँ आए, यहाँ बैठे थे तो बापू सत्संग कर रहे थे, तो वो सत्संग में ऐसे बीच में खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के बोला कि बापू मैं शाहजहांपुर से आया हूँ। तो बापू ने ऐसा बोला कि शाहजहांपुर से आया, तो इतना दूर से क्यों आया? 1400 किलोमीटर पड़ता है शाहजहांपुर, 1500 किलोमीटर, तो इतना दूर क्यों आया इधर से? तो बोले बापू मेरे को फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरे को शरीर में ऐसा प्रेशर रहता है, शरीर बदन भारी रहता है, मेरे फैमिली को, बच्चों को, सबको प्रॉब्लम है, मेरे को डर रहता है, ऐसा दबाव रहता है पूरा। तो बापू ने बोला हम लोग दिल्ली आते थे, तुम इधर क्यों आए इतना दूर? बोले नहीं बापू मेरे को काम अर्जेंट था, उसके लिए आए। बापू ने पूछा कि भाई ठीक है बैठ जाओ, कामकाज है तो यहाँ सत्संग सुनते रहो और बाकी सब ठीक हो जाएगा, नाम जप करते रहो, ठीक हो जाएगा। फिर सब लोग सत्संग में यहाँ बैठे थे और सत्संग शाम को जैसे ही पूरा हुआ तो बापू ने बोला कि भाई ये लोग जो भी आए हैं सबको बाहर कर दो, सत्संग का टाइम पूरा हो गया। जो बाहर से आए थे सब अपनी अपनी जगह पे चले गए और जिनको रुकने की व्यवस्था नहीं थी फिर हमने यहाँ जो शाहजहांपुर दंपति थी उनको हमारे यहाँ घर के ऊपर दरवाज़ा रूम बना हुआ है, गेस्ट रूम, इसी रूम पे रुकने की व्यवस्था की। वो लोग यहीं रुके थे। जो ये ऊपर कमरा दिख रहा है इसी कमरे में वो, उसके लिए ऊपर का कमरा हमारा गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस पर गेस्ट रूम बना हुआ है, कोई लोग आए और ऊपर रहने के लिए कोई बना हुआ है। तो ये ऊपर जाने का दरवाज़ा है और इस जैसे ही वो लोग ऊपर गए 10-10:30 बजे लगभग ऊपर गए और फिर मेरी माताजी है, जो ये माताजी इन्होंने ही बोला था कि ये दरवाज़ा वापस बंद कर दो, क्योंकि हमारा ये वैसे रहता है कि भाई ऊपर के कोई ऊपर रहे और नीचे हमारे कुटुंब को, बच्चों को, किसी को परेशानी नहीं हो। तो हमने ये दरवाज़ा ऐसे बंद कर दिया था। ये दरवाज़ा बंद करने के बाद आप भी सोचेंगे कि कोई ऊपर से कैसे आ सकता है नीचे। तो वो तीनों जब अंदर आ गए, ऊपर चले गए, तो फिर मेरी माताजी, मेरी 2 बहनें और मेरी मिसेज, सब ने ये खाट डाल के, जो ये देख रहे हैं आप खाट, और ये यहीं पे सो गए थे दरवाजे के आंगन में, दरवाजे के आगे ही। तो ये बात सोचने समझने की है कि कोई आए तो हमारे को भी तो कोई मालूम तो गिरे कि दरवाज़ा बजाए, कोई घर के ऊपर से तो कूद के फलांग मार के तो जा नहीं सकता 20 फीट ऊपर से। सुबह 4 बजे मेरी माताजी ने दरवाज़ा वापस खोला था। रात में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खोला या हम लोग कुटिया में गए, ऐसा कभी। सुबह 4 बजे मैं ड्यूटी फैली। जब लड़की के घर वाले 10-10:30 बजे तक सोने चले गए और उनके रूम का नीचे से बंद कर दिया, तो वो FIR के अनुसार 10:30 से 12 बजे तक बापूजी की कुटिया में कैसे पहुँचे? आपने देखा कुटिया के मालिक का घर कितना सादा है, तो कुटिया भी बहुत सादे हैं जिसे मीडिया वाले भव्य बता रहे हैं। आप खुद सोचे झूठ कौन बोल रहा है? उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। खाली ऊपर से भी जो आरोप बताए गए हैं कि मुंह दबोच दिया और ऐसा वैसा घिनौना कुछ कर। अगर मुंह दबोचा और 1.5 घंटा मुंह दबोचा तो मेरी कुटिया और उनकी माँ 10 फीट का 15 फीट का अंतर है और रात का समय है तो माँ आपी भाई पिता भी बैठे थे और फार्म हाउस के मालिक भी हैं। मेरे जैसा व्यक्ति किसी का रात को मुंह दबोचे और वहां तो जरा सा इतना भी करो ना तो दूर तक जाता है। फार्म हाउस में शांत होता है। फार्म हाउस जैसे सेठों के होते ऐसा नहीं, वो किसान का ही घर था और किसान गरीब नहीं मेरे लिए कुटिया बनाई थी पास में। तो आपका और मेरा आवाज भी वहां पहुंच जाए। अब ऊंच ऊं करे ना, बच्चा जरा सा रोए तो आवाज पहुंच जाए। तो 1.5 घंटा तक मैं मुंह दबोचता रहा और जो भी आरोप लगाए तो वो चिल्लाती रही। तो माँ पास में बैठी है, पिताजी है, फार्म हाउस के लोग हैं
अभी 9 भी नहीं, 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो कोई भी नहीं आया। अच्छा 1.5 घंटा मुंह दबाया तो फिर कुछ निशान भी होने चाहिए, वो भी नहीं हुआ। चलो फिर अपनी सहेली से, पास में ही वो दूसरा कोई फार्मल है गरीब, उसकी सहेली से दूसरे दिन मिली जुली है। तो ऐसा कुछ होता तो वहीं सहेली के यहाँ, माँ बाप के यहाँ, आप सुनिए अब 1 मिनट, और अथवा तो FRI करने जाते। अब हुई घटना 15 तारीख या जो भी 14-15 जो भी बोलते, और FRI हुई है 20 तारीख। अपने घर गए, वहां नहीं हुई, जोधपुर में नहीं हुई और दिल्ली में हुई, और बापू से कोई हमको मिलने नहीं देता, ये बिल्कुल झूठी बात है। उसका कमरा बंद था, शीशे लगे हुए, कोई आवाज बाहर नहीं आ सकती, अंदर की लाइट बंद कर रखी थी। हम बाहर दूर बैठी थी, उसकी माँ, उसकी बच्ची की माँ दूर बैठी थी, हम भी थोड़ी देर पहले दूर बैठे हुए थे। वो कम से कम वहां से 200-250 मीटर की या फुट की दूरी रही हो। लड़की का पिता सफेद झूठ बोल रहा है। फर्द के अनुसार लड़की के माँ बाबूजी के कमरे के बाहर बैठी थी। लड़की का पिता थोड़ी दूर माला जब रहा था। कुटिया का मालिक का घर 200 फुट दूर है। साधारण कांच की खिड़कियां है, कोई साउंड प्रूफ खिड़कियां नहीं है जो आवाज बाहर नहीं जा सकती। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। के अनुसार इसी कमरे में उसका शारीरिक शोषण हुआ था। इस कमरे में 2 दरवाजे, चारों तरफ खिड़कियां, माँ बाहर बैठी है और लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती। कोई साउंड प्रूफ खिड़कियां थोड़ी है। इस कमरे में क्या भव्यता है? क्या मीडिया ने आपको ये कमरा बताया? तीनों जन यहाँ बैठे थे और लड़की बोल रही है कि रसोइया को बापू ने आवाज दिया, हमारे को यहाँ दूध पिलाए। ये लगभग कुटिया से, मेन गेट से, रसोई से लगभग ये 25 से 30 फीट फासले में है। और फिर बोली गई, लड़की की माँ यहीं बैठी थी और लड़की बोल रही है मेरे को पीछे की तरफ बैठा दिया। फिर लड़की के बोले फादर तो बाहर चले गए उधर जब अनुष्ठान करने। लड़की की माँ, ऐसा उसके हिसाब से बता रहे हूँ, नहीं ऐसा हुआ है, घटना ऐसी कभी हो ही नहीं सकती और सोचने लायक भी नहीं है। जैसा लड़की बता रही है वैसा हम आपको बता रहे हैं। बापू रूम के अंदर नीचे सोते ही नहीं थे। बापू खुद ऊपर जो है आपको बरामदा दिख रहा है, रूम के बाहर की तरफ जो बरामदा दिख रहा है, बरामदे में बाहर ही सोते थे। सोचने की बात तो ये है कि जैसे मतलब हमारा कुटिया से घर का फासला लगभग 200 फीट की दूरी पे, ये आप जैसे भी कितने भी हल्के से हल्की 1 साल का बच्चा भी चिल्लाएगा ना या आवाज़ करेगा तो आवाज़, और हम आज के टाइम जानी है तो 200 फीट कोई ज़्यादा दूर नहीं होता है। आप ये देखो हमारे घर का और कुटिया का फासला दूर है, तो आवाज़ क्यों नहीं गई? अगर ऐसा कोई वारदात हुई तो आवाज़ जाने का तो चांस बनता है, लेकिन वो बोल रही है कि आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दिया। ये चीज़ बहुत ही सोचने की और समझने की बात है। और वैसे लड़की की माँ अगर कुटिया से देखो, यहाँ लगभग 25 फीट 30 फीट दूरी पे यहाँ बैठी थी, यहीं पे नीचे जो बता रहा हूँ मैं, यहीं पे बैठी थी। और लड़की का बाप वहाँ यहाँ से 70-80 फीट है, वहाँ पे बाहर गेट के बाहर बैठा था। मड़े गांव उस आश्रम में गए थे, उस स्थान पे गए थे, उस गए थे जहाँ पे लोगों ने, जहाँ पे वो ऐसा बताया गया कि यहाँ पे वो कोई आप ना करके आपको पत्रकार लोग जाने ही चलते हो। अगर जो जिस दिशा में चलते हो उस दिशा में तो सब तक आप पहुंच जाते हो। आप देख करके आपको पता चल जाएगा कि ऐसा वहाँ संभव ही नहीं है। जिस लड़की से बता रहे कि 1.5 घंटे तक मुंह दबाए रखा और आगे ही कमरा है, कोई ऐसा नहीं कि अंदर है, छोटे से कमरा है, बाहर अगर जो माँ बैठी है 1.5 घंटे बाद अगर जो लोग मुंह छोड़ भी दिया, पहली बात तो आप 10 मिनट कोई पकड़ के मुंह तो निकाल पड़ेगा। दूसरी अगर जो बाहर आता है तो निश्चित रूप से बताएगी। 2 दिन तक उसकी 3 दिन तक बात तो रही वहाँ पे। वो वहाँ के लोगों ने बताया कि जब जाने लगी तो सभी बच्चों को पैसे दिए और हंसते खेलते और आराम से वो करते हुए गई। तो ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से आखिर ये हो जा रहा है। हमें नहीं लगता कि जितने अत्याचार कहा जा रहा है कि जितनी अत्याचार या उत्पाद में, ऐसा तो जहाँ तक मैंने साक्ष्य देखे हैं मुझे कतई नहीं लगता है। निश्चित रूप से कोई ना कोई साजिश है। के दावे बिल्कुल झूठे हैं। P7 के पास शिवा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें वो पुलिस के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। सुनिए शिवा का क्या कुछ कहना है। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की
कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की ने क्यों आई थी, आपने बुलाया था? नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ, तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रहे। सारा मैंने कोर्ट में मेरा नंबर आपको बोलो तो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। क्या नंबर है आपका? 093-213-44965, जो उन्होंने ही दिया है, जो कर्मवीर सिंह जी है, लड़की के पिताजी। लड़की के पिता ने शिवा से मित्रता करके शिवा को मोबाइल नंबर दिलवाया था ताकि कभी भी कहीं भी बापूजी के स्थान का पता लगाया जा सके। वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। हालांकि आप पूछोगे कि आपको किसके पीछे किसका हाथ लग रहा है। आज तक मैं 2-4 दिन से न्यूज़पेपर में सुन रहा हूँ मैं कि सारे के सारे आश्रमों में तोड़ फोड़ हो रही है। कौन कर रहा है? कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं कर रही है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिखा पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीढ़ी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, ये सीढ़ी आई बात कहाँ सूखी? कहीं मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरी आपने पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? आपकी शिल्पी से उस दिन बात नहीं हुई? कभी नहीं। मेरा उसमें कॉल डिटेल में चेक कर लो। आपसे कोई घनिष्ठ और कोई है बाबा की? घनिष्ठ मैं नजीक में रहता हूँ, बाकी और भी आप बात है, आपके अलावा और कौन? और भी आपको बरी होना है तो आपको अपने बचाव पक्ष रखना पड़ेगा। मेरा बचाव पक्ष क्या, मैं बरी ही हूँ। मैंने सीधा निकाल दिया कि मेरी ट्रेन की टिकट मैंने बचाव पक्ष रख दी, ट्रेन की टिकट रख दी। आपने बुला के छोड़ दिया, फिर आप चले गए? क्या मैंने बुलाया नहीं, कॉल डिटेल में आप चेक करो। ये बात है ना, लड़की आई तो है, आप ये तो मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। क्या हुआ? और बाबा से मिली है? बाबा से मिली, सत्संग में जनरल तौर से सबसे मिलते हैं, बाबा जी भी मिलते हैं। आने के तुरंत अच्छा लड़की को कुछ होता तो ये नहीं बोलती कि मेरे को कुटिया के अंदर जाना, कुटिया के दर्शन कराओ। बापूजी फिर जा घूमने गए तो बापूजी बोले कि जिसको परिक्रमा करनी हो वो जाए। जब शिवा शाम को ही मनाई आश्रम से दिल्ली चला गया था, तो फिर रात को वो लड़की को बापूजी के पास कैसे लेके गया और उसको कैसे धमकाया? शिवा ने, फार्म हाउस के मालिक के लड़के ने और बापूजी ने भी 26 अगस्त के इंटरव्यू में यही कहा कि जब वो घूमने गए तब लड़की और उसकी मां ने कमरा बाहर से देखा, कमरे के अंदर कभी कोई नहीं गया। सुनिए। जब इस विषय में आपको बताऊंगा ना तो आप पूर्ण तसल्ली करेंगे। माँ बाप के साथ आई थी, अकेली नहीं थी, ठीक। फिर वहाँ आने के बाद हम अपने का जो कुटिया है, वो जो मकान वाला है उसका मकान और हमारी कुटिया बिल्कुल 10-15 मीटर पे ही है। तो हम बाहर निकलते तभी लोग हमसे मिलते हैं, कुटिया में कोई आता नहीं। और कुटिया में जब आना होता है तो मैं जब घूमने जाता हूँ तो हमें दर्शन करना है कुटिया का, तो कोई कुटिया में प्रदक्षिणा करने जाता है, देखता है प्रसिद्ध आदमी कैसे बैठता है, कैसे सोता है, वो सब देखते हैं। तो सुबह शाम घूमने जाता हूँ तो कोई देखने जाता है, वो भी कभी कभार। जो 14 तारीख की शाम को वहाँ सत्संग चल रहा था, वो लोग जैसे ही सत्संग में बैठा था तो फिर वापस दोबारा खड़ा हुआ सत्संग में और बोल रहा है कि वो लड़की की माँ, लड़की और वो कर्मवीर जो दंपति थे पूरे तीनों बोल रहे हैं कि बापू मेरे को बार बार बोल रहे थे कि हट कर रहे थे ऐसे कि बापू मेरे को कुटिया देखनी, कुटिया देखनी। बापू ने बोला कि भाई कुटिया देखना यहाँ किसी को अलाउ नहीं है, कुटिया ऐसे किसी को नहीं दिखाई जाती है। कि वो फिर भी बोले कि नहीं बापू मेरे को कुटिया देखना है, कुटिया देखना। बापू बोले फिर मैं घूमने के लिए जाऊँ, मेरी अनप्रेजेंटिंग में, अनुपस्थिति में
इनको बोला कि भाई सिक्योरिटी वाला आप इनको अंदर दिखा देना जब मैं यहाँ नहीं रहूँ। तो फिर वो बापू जैसे ही घूमने के लिए निकले शाम के टाइम, तो वो लोग अंधेरा नहीं हुआ था उससे पहले ही, सूर्यास्त से पहले वो लोग, क्योंकि अब सूर्यास्त के बाद तो किसी को अंदर जाने का, औरत लोग को तो अंदर अनुपस्थिति में जा सकते हैं लेकिन बापू की आज्ञा के बिना कोई जा ही नहीं सकता। तो फिर सिक्योरिटी वाले को वो पूछ के वो कुटिया में गए, और कुटिया में अकेले नहीं गए वो दंपति, उसके साथ में मुंबई की काफ़ी 4-5 औरतें भी थी, आदमी भी थे उसमें, और वो लोग गए और परिक्रमा की कुटिया में परिक्रमा की। तो कुटिया में सामने से आपको मालूम है कि बापू की विंडो वगैरह सब खुली रहती है। Police appears to have gathered crucial evidence against self-styled godman Asaram Bapu. तो फिर वो क्रूशियल एविडेंस, सबसे महत्वपूर्ण सबूत क्या था जिसके बल पर बापूजी को गिरफ्तार किया? इतना तो मैं कह सकता कि जो भी सीन ऑफ क्राइम का, जो सीन ऑफ क्राइम का, इवेंट्स का नहीं बोल रहा हूं, सीन ऑफ क्राइम का जो डिस्क्रिप्शन एफआईआर में है उसका तायद हुआ है। मतलब लड़की ने बताया कि बापूजी का कमरा कैसा दिख रहा था, जो कि उसने बापूजी घूमने गए तब बाहर से देख लिया था। लड़ा मीडिया ने आपको बताया नहीं कि लड़की का 3 बार मेडिकल चेकअप हुआ और एक खरोच भी नहीं मिली। मेडिकल जांच अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि शारीरिक शोषण के प्रयास के भी कोई निशान नहीं मिले। अब ही बताओ, अगर महीनों से बापूजी चाह रहे थे लड़की को फंसाना, तो जब दोनों एक साथ कमरे में थे, कपड़े भी नहीं थे, वासना भी थी, तो बलात्कार तो क्या एक खरोच भी नहीं आई? संभव है क्या? इतना बड़ा षड्यंत्र सिर्फ शरीर पर हाथ फेरने के लिए था? जरा तो सोचो। नारायण साईं, आपने नाम लिया उन व्यक्तियों का जो उस फार्म हाउस के मालिक हैं या उस मालिक के परिवार से जुड़े हुए हैं। उनसे हम फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उस फार्म हाउस के रामकिशोर देवरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रामकिशोर देवरा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। रामकिशोर देवरा जी हमारे साथ नारायण साईं हैं। उनका कहना है कि आपसे बात की जाए, सही तरीके से आप बता पाएंगे, आप उस फार्म हाउस के मालिक हैं? जी, फार्म हाउस मालिक का बड़ा बेटा हूँ। आप बड़े बेटे हैं जी। ये जो आरोप लगातार लग रहे हैं, आप वहां, यहाँ पे नारायण साईं कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता था कि अकेले में लड़कियों से मिल रहे थे आसाराम। आप क्या कहेंगे? आपने ऐसा कभी देखा? आप खुद सोच लो कि सही में मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम थी या फिर आवाज को कंट्रोल रूम से बंद करके आप तक सच्चाई नहीं पहुंचाने की साजिश। क्या कभी अकेले में लड़कियों से मिलते थे आसाराम? फिर शायद संपर्क टूट गया। फिर बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। ये बात बहुत बड़ी सोचने की बात है कि मीडिया कर्मी अंदर आए, उसके साथ में हमारे डीसीपी अजय पाल लांबा भी आए और उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल से यहाँ कुटिया की वीडियोग्राफी चालू कर दी थी। उन्होंने शाम के टाइम जैसे भी आए यहाँ वीडियोग्राफी चालू कर दी और ताला वाला साला लॉक वॉक खुलवा के मीडिया कर्मी को सबको अंदर ले जाके वीडियोग्राफी चालू कर दी। और उससे दूसरे दिन फिर जो वारदात बता रहे हैं ना, जिस लड़की के साथ हुआ है, उसी लड़की और उसके फैमिली को लेके आए। फिर वो वीडियोग्राफी करके भी तो कोई भी आदमी देख के बता सकता है कि भाई कुटिया के अंदर क्या है। वैसे तो उन्होंने पहले दिन परिक्रमा की थी, उनको मालूम भी गिर गया है कि भाई कुटिया में क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। वैसे तो वो वीडियो, उसमें कुछ कंफ्यूजन रह भी जाए तो वो लोग हमारे इधर मीडिया कर्मी और पुलिस वाले सब आए, अपनी अपनी सब पर्सनल वीडियोग्राफी लेके गए। सीपी अजय लंबा ने मीडिया को बिना जांच पूरी किए पहले दिन ही कमरे के अंदर आने दिया। उन्होंने कोई फॉरेंसिक एविडेंस भी इकट्ठे नहीं किए क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की कमरे के अंदर गई ही नहीं है। किसी भी न्यूज चैनल ने आपको कमरे की बारीक जानकारी क्यों नहीं दी? बापूजी के 425 आश्रम है और उनमें हजारों युवक भाई और सैकड़ों बहनें रहती है। अगर आश्रम में गलत होता तो एक भी भाई या एक भी बहन का इंटरव्यू मीडिया ने क्यों नहीं लिया? अगर आश्रम में गलत होता था तो बापूजी और नारायण साईं के जेल में जाने के बाद भी बहनें भाग कर क्यों नहीं गई? अब तो मीडिया के सामने आ सकती थी। एक भी अब्रोशन सेंटर का नाम नहीं मिला, सिर्फ कहानियां चलती रही। आप खुद सोचो क्यों? परंतु महिला आयोग की श्रीलीला बहन अंकोलिया द्वारा जब महिला आश्रम में भरपूर जांच की गई, एक एक लड़की से अलग बुलाकर बात की गई, घंटों घंटों तक ये सर्च ऑपरेशन चला पूरी सर्च टीम का, परंतु कहीं भी कोई ऐसा तथ्य नहीं पाया गया और ना ही किसी महिला द्वारा ये कोई आरोप लगाया गया कि संत आसाराम जी बापू द्वारा कभी कोई दबाव डाला जाता है। कितनी ही महिलाएं आश्रम में आती हैं तथा अनुष्ठान करके ध्यान, संयम, सदाचार की शिक्षा पाकर जाती हैं। महिलाओं का आश्रम अलग है, पुरुषों का आश्रम अलग है, तो फिर क्यों आज गैर कानूनी तरीके से उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है?
nothing happened to the girl, as claimed by the girl, for more than 1 hour, hour and a half, at the dead of night, when 3 servants were sitting outside the door, and the mother was sitting also at the same time. And the mother had come there to accompany her own daughter and see what is happening. She heard nothing. Let us assume that she heard nothing. When the girl came out, after the alleged whatever she said was happening in the room, the mother met her. The mother and daughter went together. They met their father. They met their host, with whom they had dinner. They stayed there for the whole night. In the morning they had breakfast with them. Then the host provided a car, and nothing was complained to anybody. Now, on these facts, prima facie, the Swamiji is right, that the story is unbelievable. I studied the case thoroughly and got all the informations. I am telling you very clearly. I even consulted with some of the doctors who usually give these medical reports. I spoke to some of them and asked their legal opinion based on this medical report. They say, Swamiji, based on medical report, we are 100% sure there is neither rape nor attempt to rape. Sexual assault. Not even sexual assault, because yes. a minor's skin will be very soft. If there is an assault, the mark will be there at least for next 3-4 days. They say no rape happened and no attempt to rape. Do you understand? You see, No, I'm listening to you. 13 years before, 12 years before, some incident happened, some lady comes and tells, will you believe that lady or a man who has given his whole life to the world? Whole life for that. You understand? 2002 they are saying. They all know very clearly it won't stand in the court. सबसे पहला और सबसे अहम सवाल तो ये था कि जब लड़की के मुताबिक वारदात 15 तारीख को हुई तो वो 5 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। वो माता पिता समेत जोधपुर से शाहजहांपुर और फिर 2 दिन के बाद यानी 18 से 19 अगस्त को संत आशाराम बापू की दिल्ली सत्संग में दर्शन करने क्यों आई। उसके पिता अपनी बेटी को भूत प्रेत का साया बताकर आशाराम बापू से मिलने की बार बार मांग क्यों कर रहे थे। क्या इन पहेलियों को मीडिया ने सुलझाने की कोशिश की। गवाहों के आधार पर यहां दिल्ली में पहली बार लड़की के बाप ने लाखों लोगों के बीच में बापूजी से ये कहकर मिलने का प्रयास किया कि लड़की को भूत प्रेत का साया है। Reliable information. The Swami's reliable information is, when I talk of the Swami, I also talk of the Swami's followers. Their information is that before the first information report was filed, she, the girl and her parents met some politicians who are hostile to the Swami. लड़की का परिवार FIR लिखाने से पहले नेताओं से क्यों मिला? क्या वो कांग्रेस के नेता थे? आसाराम के समर्थकों का आरोप है कि जानबूझकर दिल्ली को FIR दर्ज करने के लिए चुना गया। देखिए, अगर उसके साथ 15 तारीख को हुआ तो 20 तारीख को FIR दर्ज की जाती है दिल्ली में। जोधपुर में क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली में ही ऐसा कानून है कि भाई कोई भी अगर शिकायत दर्ज करने आए तो पहले FIR दर्ज की जाए, बाद में विवेचना की जाती है। तो ये सब बापूजी को फंसाने की एक साजिश के सिवा और दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत अजीब सा लगता है कि 15 अगस्त की रात की घटना है। 16 अगस्त को वो उत्तर प्रदेश चली गई। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद फिर वो दिल्ली आई। दिल्ली में जाकर रात एक रिपोर्ट लिखाई गई दिल्ली पुलिस स्टेशन, कमला नगर पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में जब ये रिपोर्ट लिखाई गई तो बहुत साफ था कि दिल्ली का कोई जुरिडिक्शन बनता नहीं है। उसके बावजूद भी उस रिपोर्ट को रखा गया, उसका मेडिकल कराया गया, उसके दूसरे दिन 164 के बयान कराए गए और ये सब करने के बाद और उसको फिर जोधपुर भेजा गया।
दिल्ली के अंदर एफआईआर कर 164 के बयान होने के बाद उसको जोधपुर शहर के अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो 164 के बयान, ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी भी केस के अंदर एफआईआर सही रूप से दर्ज होने से पहले 164 के बयान कराकर और यहाँ भेजा जाना। कुल मिलाकर राजस्थान पुलिस के सामने तो वो केस ही तब आया जब उस लड़की के बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके थे 164 सीआरपीसी के तहत, और 164 सीआरपीसी के तहत जब बयान उसके हो चुके थे और वो बयान जब यहाँ लेकर आए तो राजस्थान पुलिस कुल मिलाकर उसी बयान के इर्द गिर्द घूमती रही और उस बयान के इर्द गिर्द घूमकर उस बयानों की पुष्टि करने का प्रयास करती रही, जबकि एक सही इन्वेस्टिगेशन ये होता कि वो वापस नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करती, प्रयास करती कि उसके बयान में क्या सत्यता है। सरप्राइजिंग चीज जो है, जो सबसे जो देखने वाली है कि पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी बापू जी के खिलाफ जो बलात्कार का जो आरोप पेश प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेनिट्रेशन है ही नहीं, कहीं भी नहीं। पॉस्को के अंदर भी जो धाराएं लगाई गई है वो हूबहू वही धाराएं जो 376 में जो लगाई गई। तो जब वो पेनिट्रेशन वहां नहीं है तो पॉस्को की ये धाराएं भी उस पर नहीं लगती। तो कहने का मतलब है कि ये बनता नहीं है, 376 बनता नहीं है। बहुत ही अजीब स्थिति ये की है पुलिस ने, किस किस्म का इन्वेस्टिगेशन किया, जो मैंने इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कि उन्होंने इसके अंदर 370 आईपीसी के एक जो है धारा खास तौर से लगाई गई। ये है ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, मतलब किसी लड़की को या किसी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए उसको ले जाना। पूरा एपिसोड उठाकर देखें तो ऐसा कोई एविडेंस सामने आती नहीं, फिर भी ये डाला गया। सेक्शन 164 सीआरपीसी के बयान बहुत मायने रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने रात के 2:30 बजे फर्ली और लड़की की मेडिकल जांच हुई, कुछ मिला नहीं और जज के सामने बयान भी करवा। जो धाराएं दिल्ली पुलिस ने लगाई वो आज भी लगाई हुई है बिना किसी जांच के। अब लड़की सच्चाई बता दे या केस झूठा साबित हो जाए तो खुद जेल में जाएगी। सेक्शन 164 सीआरपीसी के बयान के कारण हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। इनसे पूछे अगर छेड़खानी का आरोप था तो आपने 376 बलात्कार और पॉक्सो के अंदर भी 376 बलात्कार की धारा क्यों लगाई, ताकि बापूजी को बेल न मिले, बापूजी जेल के अंदर ही रहे और जब धाराओं पर बहस होगी तब एक एक धाराएं हटेगी और बापूजी की निर्दोषता साबित होगी। उसमें काफी वक्त लगता है। इस तरह कानून का दुरुपयोग होता है और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। में बलात्कार की एफआईआर लिखने के लिए दूसरा उदाहरण जो इनकम टैक्स अफसर श्रीनिवास के साथ हुआ था, ये नड़ी टीवी घोटालों की जांच कर रहे थे। तो इन लोगों ने बाराखम्बा थाने में, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कनाट प्लेस को एक कंप्लेंट डाल दिया, जिसमें इनको उस समय कुछ पता नहीं था हवा में कि साहब मैं इनके खिलाफ चिट्ठियां लिखता हूँ, इनकी इंक्वायरी करा देता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। पुलिस वालों को कुछ नहीं सूझा, चूंकि उस समय होम मिनिस्टर चिदम्बरम हो गए थे और पुलिस वाले पहले तो मना कर देते, अभी मना नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों ने 509 में एक एफआईआर कर लिया, एफआईआर नंबर 153 ऑफ 2009। उसमें मुझे नोटिस मिला, मैं गया, मुझे अरेस्ट किया पुलिस ने, बेल दिया, मैं आया। अशीमा नेब ने इस बात को छुपा के कि अशीमा नेब सुमना सेन के साथ मिलके एक एफआईआर ऑलरेडी कर चुकी है और इन लोगों ने दिल्ली का जो डिसीजन बनाने के लिए, दोनों रहती हैं नोएडा में, इन्होंने दिल्ली में अपने ऑफिस को अपना घर बता के एफआईआर फाइल कर लिया कि दिल्ली पुलिस का जुरिडिक्शन बन जाए। नोएडा वाले तैयार नहीं थे, नोएडा वाले चिदम्बरम के अंडर में नहीं थे, उन्होंने भगा दिया इन दोनों औरतों को, भगो यहां से, कोई केस नहीं बनता है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 एफआईआर करा दिए। मैं कोर्ट में बेल के लिए खड़ा हूं और मुझे पुलिस ने बाहर अरेस्ट कर लिया। खैर कोर्ट की मेहरबानी हुई, कोर्ट ने मुझे बेल दे दिया, चूंकि मुझे कोर्ट का प्रोटेक्शन मिल गया था इसलिए। अदरवाइज इन लोगों का प्लानिंग था, इन दोनों औरतों का और चिदम्बरम का और ये एनडीटीवी का, कि मुझे थाने में बुलवा के मेरे ऊपर ये कह देंगे कि मैंने असला छीनने की कोशिश की।
आईओ को थप्पड़ मार दिया और फिर नॉन बेलेबल सेक्शन लगा के मुझे जेल में रखेंगे, बेल नहीं होने देंगे। खैर कोर्ट की मेहरबानी थी, मैं बच गया। चिदम्बरम साहब ने इन लोगों के, चिदम्बरम साहब के खुद इनके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। चिदम्बरम साहब ने, एनडीटीवी ने मिलके, चूंकि एनडीटीवी की इंक्वायरी होगी तो चिदम्बरम वहां फंसे बैठे मिलेंगे, फंसे मिलना में चिदम्बरम को फंसना है। तो चिदम्बरम ने अपने को बचाने के लिए या अपनी बेनामी कंपनी को बचाने के लिए, बरखा दत्त को बचाने के लिए, प्रणव रॉय को बचाने के लिए, चिदम्बरम साहब ने इन औरतों को आगे करके, इनको खड़ा करके, इनसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगवा के मुझे सस्पेंड किया और मुझे 3 साल सस्पेंड रखा इलीगली, एक इलीगल चार्जशीट के तौर पे। वो चार्जशीट आज सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर, नॉनेस्ट डिक्लेयर कर दिया, और इसलिए कि इंक्वायरी ना हो, क्योंकि उसी पीरियड में एनडीटीवी उस पैसे को लॉन्डर कर रहा था। देखा इसके यूनिवर्स डायरेक्टर इनकम टैक्स के खिलाफ नोएडा की जगह दिल्ली में झूठा बलात्कार का केस बनाया गया। एक दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आपके होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे और उनके ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी बिना उनकी आज्ञा और नीचे पुलिस तक नहीं जाता। दो, चाहे रामदेव बाबा का आंदोलन, चाहे अन्ना हजारे का, चाहे आसाराम बाबू के भक्तों का, या फिर निर्भया के लिए आंदोलन, सबको दबाने का काम इनके इशारे पर हुआ है ताकि सरकार की बदनामी न हो, वोट बैंक बना रहे। हॉस्टल वार्डन शिल्पी का गिरफ्तारी के पहले का इंटरव्यू। मैं छिंदवाड़ा गुरुकुल में अब मैं डायरेक्टर पोस्ट पर अपॉइंट हुई थी, जिसमें मुझे मुझे बालिकाओं के हॉस्टल प्लस गुरुकुल की सारी व्यवस्थाएं मैं ही छिंदवाड़ा में देखी थी। इसके अलावा जब वो हॉस्टल में थी, हॉस्टल में भी रूम इंचार्ज के द्वारा मेरे पास उसकी कई कंप्लेंट्स मेरे पास में आई है। जैसे एक बार उसने चोरी की थी, तो उस चोरी का माफीनामा भी मेरे पास में है। हमेशा वो इस टाइप की बातें करती थी, मुझे फेमस होना है, चाहे मैं अच्छी तरीके से फेमस हूँ चाहे बुरी तरीके से, लेकिन मैं फेमस होना चाहती हूँ। मैं इस गुरुकुल में नहीं पढ़ना चाहती। मैं यहाँ पे अगर पढ़ रही हूँ तो सिर्फ अपने पिताजी के फोर्स के कारण पढ़ रही हूँ। अगर पिताजी यहाँ से मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मैं गुरुकुल ही बंद करवा दूंगी। और इस प्रकार की वो अपने क्लास में हमेशा बातें किया करती थी। जब मुझे 6 तारीख को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इसलिए आप मेरे माता पिता को फ़ोन कर दीजिए कि वो मुझे यहाँ से लेके जाएं और शाहजहाँपुर में मेरा ट्रीटमेंट कराएं। इसलिए फिर मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल किया और मेरी उनके पेरेंट्स से सिर्फ एक ही बार बात हुई है, वो 6 अगस्त को हुई थी। फिर उनके माता पिता को कॉल करने के बाद उनके माता पिता 9 अगस्त सुबह 8:30 बजे मेरे पास में आए, 8:30-9 बजे के बीच में आए थे। और वो अपनी बच्ची को उनको रिजर्वेशन अवेलेबल ना होने के कारण वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आए थे और वो अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से हॉस्टल से चले गए थे। अगर एक बार बच्चा हॉस्टल से चला जाता है तो हमारे गुरुकुल की पूरे रिस्पॉन्स में है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं सेवा करूं और यहाँ पे आके मुझे लगा कि मैं निस्वार्थ सेवा यहाँ पे कर रही थी। बापूजी और मेरा संबंध सिर्फ एक पिता और पुत्री का ही संबंध है, क्योंकि मैं बापूजी को दिल से अपने पिता के समान ही। सर, आज हाईकोर्ट में शिवा शिल्पी की बेल थी, तो क्या हुआ? शिवा शिल्पी की बेल ग्रांट कर दी हाईकोर्ट ने, जमानत पर रिहा कर दिया उनको। उन पर यह केस था कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी आशाराम जी के साथ मिलकर उस ऑफेंस की। हमारा ये आर्गुमेंट था कि उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी में कोई रोल नहीं है, क्योंकि शिल्पी ने बहुत साफ साफ उसके पिताजी को ही बोला था कि यदि लड़की बीमार है इसको किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। उनका दूसरा एलिगेशन ये है कि वो उसको ये कहा कि भूत प्रेतों का साया है जो वो बापूजी उतारेंगे, तो आप बापूजी के पास जाओ। अगर 2 सजेशन दिए गए उसमें एक सजेशन उन्होंने माना, तो अगर अस्पताल चले जाते तो स्थितियां बिल्कुल अलग होती। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका ये कहना कि उसको भूत प्रेत का कोई दर्द दिखाया गया बिल्कुल गलत है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। और जितनी कॉल डिटेल्स जो पुलिस ने पेश करी, पुलिस ने शिल्पा को और बाकी एक्यूज जितने भी जो लोग हैं, शिवा और प्रकाश और इन सब लोगों को जो इन्वॉल्व किया है, वो ये इस बात के इन्वॉल्व किया है कि उनके आपस के अंदर कॉल डिटेल्स है। शिल्पी की ने कभी भी उसके पेरेंट्स को सिवाय एक दिन के अलावा कोई फोन नहीं किया, और वो फोन किया 7 तारीख को ये कहने के लिए कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसको अस्पताल लेकर जाओ, बड़े अस्पताल लेकर जाओ। इसके अलावा उसका कोई फोन नहीं गया। इसके अलावा उसके पेरेंट्स का जो फोन आया था वो शिल्पी के का खुद के फोन नहीं है, वो जो हॉस्टल के फोन है उन पर आया था, लेकिन उससे कोई बातचीत होना संभव नहीं है। 9 तारीख को जब बच्ची को लेकर वो शाहजहाँपुरा चले गए, उसके बाद में शिल्पी ने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया।
यदि वो षड्यंत्र में शामिल होती तो निश्चित तौर पर वो पेरेंट्स से संपर्क करती और ये कहती कि साहब आप किसी भी तरीके से जोधपुर पहुंचो। यहाँ तक ये कहा गया कि शिल्पी ने उनसे जब ये कहा कि भूत प्रेतों का सहाय है तो बापूजी जहां भी हैं वहां जाओ, तो ये भी अपने आप में एक झूठा स्टेटमेंट था, इसलिए कि शिल्पी को तो मालूम था बापूजी कहाँ है, तो वो ये नहीं कहती। और यदि उसको भेजना होता तो वो सीधी छिंदवाड़ा से ही उनको जोधपुर भेजने का प्रयास करते, न कि उसको घर जाने का। जब एक बार वो स्कूल से माँ बाप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करने के नाम पर जब वहां से लेकर चले गए, उसके बाद में ये उनके माँ बाप का ही पूरा कंट्रोल था उस लड़की पर और वो खुद ही वहां पर आश्रम में आए। बहुत सारे स्टेटमेंट जो आश्रम के लोगों के जो लिए गए जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उसके करमवीर ने ये कहा था कि उस पर भूत का सहाय है, करमवीर की पत्नी ने कहा था उस पर भूतनी का सहाय है। इसका मतलब भूत प्रेत की जो कहानी है वो ये सब इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने मिलकर बनाई है और शिल्पी का इसमें कोई रोल नहीं था। इसलिए ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने उसको फिलहाल जमानत पर रिहा किया। पेड मीडिया ने क्यों नहीं बताया कि शिल्पी को जमानत किस आधार पर मिली? 1. बापूजी का जोधपुर दिल्ली यहाँ तक कि सूरत का सत्संग बहुत पहले तय हो गया था। 2. 6 अगस्त को लड़की को बीमार होती है, उसमें बापूजी का कोई हाथ नहीं था। उसी के कहने पर शिल्पी ने लड़की के माँ बाप को फोन किया। 3. अगर वे बीमार नहीं होती तो क्या होता? 4. शिल्पी ने न तो फोन किया, नहीं ही जोधपुर का पता बताया और नहीं 6 अगस्त से पहले लड़की को फुसलाया, तो साजिश कैसे? नंबर आपको बोलो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। क्या नंबर है आपका? 093-213-44965 जो उन्होंने ही दिया है। जो करमवीर सिंह जी है लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। लड़की के पिता ने शिवा से मित्रता करके शिवा को मोबाइल नंबर दिलवाया था ताकि कभी भी कहीं भी बापूजी के स्थान का पता लगाया जा सके। तो शिवा का सवाल है, शिवा ने कभी चलाकर खुद अपनी तरफ से फोन नहीं किए। 13 फोन कॉल पेश किए गए, उन 13 फोन कॉल्स में से शिवा के सिर्फ 2 फोन गए हैं करमवीर के पास, बाकी सारे फोन आए हैं करमवीर के शिवा के पास। और वो जो फोन कॉल है उसके स्टेटमेंट देखते हैं तो करमवीर से तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि उसने फोन इस बात के लिए किया था कि बापूजी कहाँ पर है, तो बापूजी कहाँ है ये उसने बताया। और जो 2 फोन कॉल उसने वापस जो किए, वो एक फोन कॉल 14 तारीख को किया और एक 13 तारीख को किया। 13 तारीख को जब वो दिल्ली पहुंचे तो वो उसने ये कहा था करमवीर ने कि पता लगाकर बताओ कि कौन कौन सी ट्रेनें जोधपुर के लिए जाती है। तो उसने पता लगाकर उनको फोन किया कि ये ट्रेनें जोधपुर के लिए जाती है। जोधपुर में आकर जो उसने फोन किया तो वो सिर्फ इस बात के लिए किया कि करमवीर ने कहा कि टैक्सी वाले को बताओ कि रास्ता कहाँ है मनाई का। तो ये चीजें अगर ऐसा सच भी मान ली जाए तो भी इससे कोई कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं होती, क्योंकि षड्यंत्र के लिए आवश्यक है कि सारे एक्यूज जितने भी जो अभियुक्त है उन सबका मिलकर ये तय करना कि ये ऑफेंस करना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऑफेंस अगर किसी ने किया है उसमें इन लोगों का कोई रोल हो या इनकी कोई जानकारी भी हो। तो न तो इनका कोई रोल था न इनकी जानकारी थी। ऐसी स्थिति के अंदर ये इनको फिलहाल बेल पर रिहा किया गया। 6 अगस्त लड़की खुद बीमार होती है। 7 अगस्त लड़की शिल्पी को उसके पिता तो फोन करने के लिए कहती है। 9 अगस्त लड़की के पिता लड़की को अपने घर ले आते हैं। 12 अगस्त लड़की का परिवार खुद दिल्ली आता है और पिता शिवा को फोन करके जोधपुर आने वाले ट्रेन की जानकारी लेता है। 13 अगस्त लड़की का परिवार जोधपुर आश्रम पहुंचता है। 14 अगस्त शाम को पिता शिवा को फोन करके मनाई आश्रम का पता पूछता है और मनाई आश्रम पहुंचता है। अगर साजिश थी तो पता उसको पहले क्यों नहीं मिला? 16 अगस्त एक दिन रुकने के बाद परिवार सुबह 9 बजे वापस अपने घर लौट जाता है। 13 फोन कॉल में से 11 बार लड़की के बाप ने फोन किए थे। कौन किसका पीछा कर रहा है? लड़की के बाप ने लड़की की असली उम्र छुपाई है। शंकर मुमुक्ष विद्यालय के अनुसार लड़की की उम्र 6 अगस्त 1995 है, अर्थात लड़की की उम्र 19 साल की है। लड़की के बाप ने छिंदवाड़ा गुरुकुल में उसकी उम्र 4 जुलाई 1997 है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लड़की की सही उम्र की जांच के आदेश दिए हैं। लड़की का बाप कह रहा है कि जब वो 2 साल की थी तो अपने भाई के साथ जबरदस्ती स्कूल जाती थी, तो स्कूल वालों ने खुद से ही उसका एडमिशन करा लिया और खुद से ही जन्म तिथि लिख। अब इस कहानी पर हंसे या रोए? रवाना हुई है। हालांकि सोमवार को स्कूल के रिकॉर्ड की जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा, जबकि सूत्रों के मुताबिक जोधपुर पुलिस के कुछ अधिकारी पहले से ही यूपी में इस संबंध में तथ्य जुटा चुके हैं। इसके साथ ही
स्पेशल टीम शुक्रवार को वहां गई। शाहजहांपुर में मौजूद जोधपुर पुलिस के एसीपी पहाड़ सिंह ने भी मामले में तथ्य मिलने की बात कबूली है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने जिस छात्रा की शिकायत पर आसाराम के खिलाफ पॉक्सो और अन्य एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है, उसे पुलिस ने बालिग करार नहीं दिया था, नाबालिग बताया था। लेकिन हाल में स्कूल के प्रिंसिपल ने जो पत्र पुलिस को भेजा है उसमें छात्रा की उम्र 6 अगस्त 1995 बताई गई है। बापूजी की भविष्यवाणी सरकार षड्यंत्र करके जेल भेजेंगी। वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर देवे मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में, सारा जेल बदल दूं, नहीं जाऊं हैं तो साबरमती में जाऊं। मेरे को मन में हो रहा है कहीं नानक जी 2 बार जाके आए तो अपन भी उधर का मजा ले लें। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर भी घुमाया हमने, देखा कैसा कैसा है। बाहर से तो 4 दीवारी, ऊपर से कौन रोके। मैं हेलीकॉप्टर वाले को बोला जरा राउंड ले ले। बोले बापू वो तिहाड़ जेल है। मैं क्या जरा ले उधर, कभी आने का सोच रहा है तो कैसे आऊं। चला रही मेरे पास खबरें आ रही, उनके अनुयायी मेरे से मिलने आते। मैं तो कहता हूं सबका मंगल, सबका भला, लेकिन भारत को शोषित करके महंगाई पर महंगाई और संतों को सताकर कोई अंग्रेज यहां से सफल होकर नहीं गया है। चाहे विदेशी मर्द हो चाहे विदेशी महिला हो, भारत को सताकर कोई चैन से चला जाए भगवान के द्वार तक संभव ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होने के सपने देख रहे बबलू। प्रवचन में बाबा जिस बबलू की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, राहुल गांधी है। कांग्रेस महासचिव पर निशाना साधने के लिए आसाराम बापू ने सहारा लिया अन्ना के अनशन का। अन्ना 8 दिन तक बेचारे भूखामरी कर रहे थे। तुम तो महासचिव हो, तुम बोले नहीं, राहुल को बोला। बोले मैं सोच के बोलता हूँ, तो अभी तक सब बिना सोचे बोलते क्या। ड्राइवर भी 8 दिन के बाद निर्णय करे तो उसकी तो 8 मिनट के बाद निर्णय करे तो उसकी गाड़ी तो टकरा जाएगी, उसी समय निर्णय करते। तो क्या ड्राइवर बिना सोचे निर्णय करते क्या। रामदेव को रात्रि को 1 बजे रामलीला मैदान से ले गए होंगे, क्या दबाव दिया होगा, क्या दिया होगा, ये मेरे पास खबर नहीं है। देहरादून एयरपोर्ट पे उनको उतार दिया। ये बात सुनकर मेरे दिल को जरा धक्का लगा है। मैं देखता हूँ ज्यादा कोई भी सत्ता दादागिरी करेगी तो हम सुपर सत्ता का आश्रय लेकर उनके सामने आ सकते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को मैं नम्रता की अपील कर रहा हूँ, अगर इस अपील पर ध्यान देंगे तो यशस्वी होंगे, अन्यथा हम भी तिहाड़ के जेल में अन्न जल छोड़कर आने को मजबूर हो जाएंगे। हमें ऐसी मजबूरी में नहीं डालें तो अच्छा है, नहीं तो हम तैयार हैं। जय राम जी। आजमा के देख लो बापूजी आते कि नहीं आते। आप ये जारी रखो तो फिर देखो हम आते कि नहीं आते। आप दमन नीति जारी रखोगे तो आपको पता होगा कि जयेंद्र सरस्वती पर दमन नीति का कुछ चक्र चलाया था। जिस सरकार ने, वो सरकार उखड़ गई और जयेंद्र सरस्वती निर्दोष छूटकर बाहर आ गए। दूसरे किसी साधु संतों के प्रति कभी कुछ होता है तो मैं आता हूँ। मेरी नजरों में तो अन्ना भी साधु स्वभाव के हैं, इसलिए मैं अन्ना को खुला समर्थन भी देता हूँ। केवल शाब्दिक समर्थन नहीं, अन्न जल छोड़कर कंधे से कंधा मिलाने का भी मैं तैयारी कर चुका हूँ। सोचूंगा नहीं, कर चुका हूँ। इसीलिए देश का माहौल आपकी फेवर में रहे तो अच्छा है। अगर हम मैदान में आएंगे और साधु मैदान में आएंगे तो वर्तमान सरकार सुसाइड की नीति ना अपनाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जयराम जी, आप अपनी सुसाइड की नीति अपनाने से बाज आइए, मेरी नम्र प्रार्थना है। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा।
मैडम भारत छोड़ो, भक्तों ने बोला मैडम को भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ा बेचारी को। अब हम बोलते हैं ठीक होकर आ जाए तो अच्छी बात है। जन हम तो मनमोहन जी को कहेंगे कि आप भीष्म पितामह की नाई। अब क्या मेरे पास, अब आप किसी के दबाव में आकर ये दमन नीति को स्वीकार न करिए, आप हस्तक्षेप करिए। इससे मनमोहन सिंह आपको बहुत दुआएं मिलेगी और देश का मंगल होगा। किसी के दबाव में आकर आप को कुछ करना पड़ता है तो रिजाइन करने की भी तैयारी रखिए, इससे आपका मंगल होगा। और हम फिर से चाहेंगे कि आप जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री देश में फिर से चमके, हम ऐसा भी चाहेंगे। अब रामदेव के सहायक संत को, कर्मचारी को, जैसे कोई हत्यारे को अथवा आतंकवादी को पकड़ के ले जाते, ऐसे उसका गला पकड़ के ले जा रहे। पासपोर्ट की छोटी सी बात, फॉल्ट निकाला उन्होंने निकाला है, लेकिन वहां की सरकार, नेपाल की सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है, तो आप उनको नेपाली नागरिक साबित करते हैं और नेपाल बोलता है हमारे नागरिक नहीं है। फिर भी जो हो तो एक दूसरे को समझने की रीत अलग होती है। और तुम्हारे नकली पासपोर्ट तो कितने होंगे देश में, से कई मंत्रियों के रिश्तेदार और मंत्री तुम्हारी पार्टी में होंगे जिनके पास बोगस पासपोर्ट मैं अपनी सीबीआई के द्वारा दिखा सकता हूं। मेरी भी अपनी सीबीआई है, ईश्वरीय सीबीआई। कितने तुम्हारी पार्टी के लोगों के अवैध ढंग से क्या क्या है। तो जरा मेरी बात थोड़ी कड़क लगेगी, लेकिन मैं रामदेव का समर्थक हूं ऐसा मत समझना। मैं सत्य का समर्थक हूं और अत्याचार का विरोधी हूं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। जब धार्मिक गुरु राजनीति करने लगते हैं तो हमें उनसे पूछना पड़ता है कि भाई आप राजनीति कर लीजिए या धर्म का प्रचार कर लीजिए। धर्म का प्रचार करेंगे तो हम भी आपके प्रवचन में शामिल होंगे, अगर धर्म के नाम पर आप राजनीति करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। उनको 15-20 साल से जानती हूँ। एक बेटी के नाते मेरा हृदय कहता है कि वो किसी महिला के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकती। चिंता का विषय लग रहा है कि राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार है और आसाराम बापू जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ ओपन बोलते रहे। तो आमतौर पर ओपन बोलने वाले लोगों को सजा हुई है, जैसे अभी खेमका को हो गई हरियाणा में, इसके पहले दुर्गा शक्ति नागपाल को हो गई, जो भी उनकी गलतियों को पकड़ता है। और उनने तो सिर्फ वो गलतियां पकड़ी हैं जो फैक्चुअल गलतियां थी डिसीजन में, प्रॉपर्टी के मामले में। इसमें तो आसाराम बापू जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को खुलेआम उनका मजाक बनाया, उनको चैलेंज किया है। और दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकारें हैं, दिल्ली में और राजस्थान में। तो मुझे ये लगा कि उल्टा तो नहीं है। उस लड़की से मुझे पूरी सहानुभूति इसलिए हो रही है कि कहीं वो किसी पॉलिटिकल मोटिव की शिकार तो नहीं हो रही है लड़की। सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत पहले कह दिया था कि आसाराम बापू निर्दोष है और ये सब क्रिश्चियन मिशनरियों का षड्यंत्र है। बापूजी ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश काफी जगह पर धर्मांतरण कार्य को रोका है और वापस ईसाई बने हिंदुओं को वापस हिंदू बनाया है। हमारे भारत में शून्य की खोज हुई क्या? इसी भारत में लोगों को 21वीं सदी में गूगल के जमाने में सत्य जानने की इच्छा नहीं, प्रयास नहीं। ऐसा करके हम हिंदू धर्म का नाश करने वाले लोगों का साथ तो नहीं दे रहे। सोनिया गांधी जब से सत्ता में आई है, भारत को तोड़कर हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए काम कर रही है। उसने अमेरिका और वेटिकन के इशारों पर उनकर भ्रष्टाचारी नेताओं को मंत्री बनाया ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा सके। लाखों हिंदू मंदिरों की चढ़ावे पर कब्जा करना, 5 साल का मिशनरी वीजा इशू करना, हिंदू संस्कृति की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हिंदू धर्म के संतों को बदनाम करना और आरएसएस और हिंदू संस्थाओं को झूठे बम ब्लास्ट केस में फंसाकर उनको बैन करने का षड्यंत्र ताकि भारत के दूर दराज इलाकों में धर्मांतरण का काम कराया जा सके। शंकराचार्य से संत आसाराम बापू जी सबको झूठे आरोपों में फंसाने का काम सोनिया के इशारों पर हो रहा है। कम्युनल वायलेंस बिल और अंधश्रद्धा कानून का उद्देश्य धर्मांतरण ही है।
भारत में 40,000 से 50,000 मिशनरियां दिन रात हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रही है। इन लोगों का उद्देश्य है कि भारत में 10 करोड़ ईसाई बनाए जाए। सारा मीडिया इन्हीं के इशारों पर नाच रहा है, इसलिए मीडिया हिंदू विरोधी हो गया है। हिंदू पर अत्याचार की बात को दबाकर मुस्लिमों पर अत्याचार को दिन रात दिखाया जाता है। इसी को डिवाइड एंड रूल कहते हैं, इसलिए मीडिया सेक्युलर बन गया है। ये धर्मांतरण का काम जोशुआ प्रोजेक्ट, 10/40 विंडो प्रोजेक्ट, दलितस्तान प्रोजेक्ट, 4/14 विंडो प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। कि हमारे आदरणीय साधु संत और महापुरुष हमारी इस गौरवशाली सनातन संस्कृति के वाहक ही नहीं, आधार स्तंभ भी रहे हैं। लिहाजा इन पर हमले से पूरा देश तिलमिला रहा है। हिंदुओं का सबसे अहम त्योहार दिवाली होता है, लेकिन कुछ साल पहले दिवाली की ही रात में श्रद्धेय शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उन पर तरह तरह के झूठे और आधारहीन आरोप लगाए गए। बापूजी ने शंकराचार्य के खिलाफ अमानवीय कार्रवाई की निंदा की और खुद धरने पर बैठ गए। दरअसल बापूजी ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि इस देश में धर्म ही नहीं बल्कि साधु संतों के खिलाफ एक समानांतर ताकत काम कर रही है, जो निश्चित तौर पर देर सवेर मेरे खिलाफ भी इसी तरह की साजिशें रचेगी। हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना न होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। मैंने ये कदम उठाया, इसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते और क्या क्या अफवाहें उड़ाएंगे और कार्टून बना रहे हैं, मुझे पता है। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग कई बार, मुझे पता है। लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर सत्य नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु सत्य है और पद पद पर तुम्हारी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेरणा देने वाला मौजूद। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले। ये स्थिति बापूजी के ये जयेंद्र सरस्वती जी से लेकर शुरू हुआ, यहां तक आया। मुझे याद है बापूजी ने भी कहा, इसी आश्रम में 2006 के गुरु पूर्णिमा पे मैं आया था और पीछे जो कुटिया है वहां पर मैंने बापूजी को कहा था कि बापूजी अभी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं और जल्दी ही आपकी ऐसी बदनामी होगी कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ये मैंने कैमरे के सामने कहा था। 2013 जनवरी में नोएडा में फिर कहा था और पीछे 2 हफ्ते पहले ये केस होने के 3-4 दिन पहले जो संडे था, उस संडे को मैंने दिल्ली में भी कहा था। ये मैंने कैसे कहा 2006 में, क्योंकि उस समय मैं इस डांग और इस एरिया से आया था।
तो बापूजी ने वहां पर जो धर्मांतरण रोकने का काम किया था, उसी बाद मैंने तय किया था कि बापूजी ने जो इतना बड़ा काम किया है, अब इनको बदनाम करने का काम शुरू होगा। क्योंकि उन दिनों में जो महाराष्ट्र और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है, डांग हो या महाराष्ट्र के सापुतारा वनी उधर का क्षेत्र हो, उसका जो पूरा आदिवासी बेल्ट है, उस बेल्ट में आसाराम बापू ने बड़े जोर शोर से काम चालू किया था और वहाँ जो क्रिश्चियन मिशनरियों का काम था वो प्रभावित हुआ था। तो नेचुरली जो उनकी अपने धर्म में धर्मांतरित करने वाले लोगों की संख्या थी वो घटने लगी, तो उनका इनकम डोनेशन घटने लगा, तो उन्होंने आसाराम बापू पे टारगेट करना ही था। ये मैंने उनको लॉजिकली बताया और बापू ने नेचुरली तब ये सीरियसली नहीं लिया, खुद कहा था। और 2006 के बाद आज मैं पहली बार उनको मिला और इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने इस बार भी उनको बताया कि ऐसा आपके ऊपर होने वाला है जी। और अभी तो केवल बदनामी हो रही है, आगे आकर तो जानलेवा हमले से लेके कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं आपको कैमरे के सामने बता रहा हूं। हालांकि हमको उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि साक्षात हेलीकॉप्टर गिरने के बावजूद भी कुछ बापूजी का कोई बिगाड़ नहीं पाया, तो इन लोगों की चीजें क्या बिगाड़ेगी। ये तो सोची समझी विदेशी धर्मांतरण वालों की चाल है। वो पहले का फंड खत्म हो गया तो अब नया फंड आया है, तो नए सिरे से कुछ फंसाने की कोशिशें कर रहे। 62 करोड़ तो खत्म हो गए उनको हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के। अब दूसरा नया लौट आया होगा वेटिंगन सिटी से, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अरे या तो ऊपर कहीं एक दूसरे को फोन करवा दिया होगा कि जरा देखो बापू तो एकदम खुल्लम खुला हमारे को ऐसा बोलते हैं, तो जरा करो। तो उन्होंने हरी झंडी दे दी होगी, तो देते रहो। तो हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ें काटने की साजिश चल रही, चाहे फिर साईं बाबा हो, चाहे रामदेव महाराज हो, चाहे अमृतामयी माँ हो, चाहे और कई साधु संतों के यहाँ से तूफान चलता हुआ। 1.5 महीना पहले मेरे को किसी ने सूचना दी कि बापू अब आप हो निशाने पर। मैं क्या भाई, निशाना करने वालों को करने दो, देख लें वो भी। हम आप हो निशाने पर, हम नहीं निशाने पर, हमारी संस्कृति निशाने पर है, हमारी भारत की अस्मिता निशाने पर है। पुलिस दबाए चाहे कोई पंथ दबाए, हमारे पास गुरु का प्रसाद है और समाज की सेवा का प्रसाद है। अब मुरारी बापू पे आरोप लगाता है एंकर, कोई चैनल मुझे दिखाई आज, मुरारी बापू के पास 300 करोड़ है, तुम गिन के आए हो। अरे मूर्खो, मुरारी बापू की शादी गंजी और वो सादगी नहीं दिखती, वो सरलता नहीं दिखती। इन संतों के पीछे तुमको भले विदेशी ताकतों से पैसे मिलते हैं, तुम इन संतों को बदनाम करते हो, तो पोप की संपत्ति क्यों नहीं दिखाते? इस्लाम धर्म के लोगों के पास कितनी संपत्ति है वो क्यों नहीं दिखाते? और भी मजहबों के पास और भी है, केवल हिंदू संतों को ही बदनाम करने का मीडिया ने ठेका क्यों लिया? मैं जानता हूं पैकेज मिलते हैं। अगर ये पश्चिम के जो किराए के लोग यहां पर, जो मैंने पूछा था कि बापू का कार्यक्रम या गुजरात में भी क्यों नहीं होने देते हो, उनके गृह मंत्री से पूछा, उसने कहा बड़े भारी संघर्ष करने लोग आ जाते हैं, हम क्या करें, लोग मारपीट करने आ जाते हैं, हिंसा करने आ जाते हैं, तो हम तो बापू से कहते हैं भाई आपका कार्यक्रम आप मत करो। ये कोई तरीका है? जो करने के लिए आते हैं सबको ठीक प्रकार से अंदर बंद करके पता लगाओ ये कौन है ये लोग। इतना कुप्रचार वालों ने विवेकानंद के लिए किया, रामकृष्ण देव के लिए किया, रमन महर्षि के लिए किया, और भी जो संत प्रसिद्ध होते हैं, तो धर्मांतरण वाले हथकंडों को अपनाकर अपना ये कार्य चालू कर देते और अपने ही लोग बिकाऊ हो गए। कुहाड़ी को अपना ही लकड़ी मिली तो वृक्षों को काट रही है, लकड़ी के बल से ही कुहाड़ी वृक्षों को काट रही। ये पक्का समझो, जिसको जो लिखना है और दम मार के लिखो। बापूजी 50 लाख भेजेंगे, 50 पैसे भी मैं भेजने वाला नहीं हूँ। लिख लिख के आप थक जाओ, आपकी मर्जी की बात। बापूजी इतना देंगे उतना देंगे, अब इतना लिखा है तो अब थोड़े दिन और लिखो और खूब लिखो, 10 वर्ष लिखो। मैं तो गरीबों को खिलाऊंगा।
बच्चों की उन्नति में लगाऊंगा, कुछ लगाना होगा। बाकी कोई मेरे खिलाफ लिखे या मीडिया वाले चैनल वाले मेरे खिलाफ बोले और फिर मैं बार्गेन करवाऊं या आदमी भेजूं, ऐसा आप दिमाग से निकाल देना, मेरे स्वभाव में नहीं। अपनी अपयश को रोकने के लिए मैं पैसा किसी को दूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं। खूब होने दो अपयश। अब जानिए कि वास्तव में एकांतवास क्या होता है और बापूजी क्यों एकांतवास करते हैं। विचार नहीं होगा तो इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, अनहंकार नहीं होगा तो एकांत में तो भील लोग भी रहते हैं, डाकू लोग भी रहते हैं चंबल की घाटियों में। एकांत में तो आदमी है, लेकिन इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है, तो एकांत में भी कई आयोजन होते हैं कि इसको गिराऊं, इसको पाड़ूं, यहाँ जाऊं और वहां जाऊं। इसीलिए एकांतवासो लघु भोजनादो, इंद्रियों के भोग लघु हो, ये आद्य शंकराचार्य जी का श्लोक है। देखने के विषय कम हो, सुनने के विषय कम हो, चटपटीले विषय कम हो, सूंघने के विषय कम हो, हम हो और हमारे मालिक की प्रीति और शास्त्र हो जो वैराग्य को और ज्ञान को बढ़ाता हो, अथवा साधु पुरुषों का सानिध्य हो, ये आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। इसीलिए जैसे आदमी लाचार बलात् साल भर में, जैसे अति विलासी आदमी साल भर में 10-5 दिन 15 दिन हॉस्पिटल के मेहमान बन जाते हैं, ऐसे ही विवेकी आदमी, विलासी आदमी तो अस्पताल के मेहमान बन जाते हैं, लेकिन साधक आदमी साधना स्थल के मेहमान बन जाएं तो उनके जीवन में बहुत बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है। ये मेरा और मेरे साधकों का अनुभव है। इसलिए 2-4 महीने में कभी हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन ऐसे निकालो कि आप अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, अकेले ही मरना है, अकेले ही जिए पैदा हुए थे, तो अभी भी अकेले रहने का कुछ अभ्यास करके जो सबका है उसके साथ नाता जोड़ने का प्रयास किया जाए। 2-3 महीने में 1 सप्ताह बिल्कुल चलो, पत्र न लिखो कि फलानी जगह पर, फिर देखो। मित्रों से तो मिलते हो, देसी मित्रों से, परदेसी मित्रों से मिलते हो, लेकिन जिसकी सत्ता से, जिस परम मित्र की सत्ता से मित्रों से मिलते हो, उस मित्र से मिलने के लिए भी भैया कभी कभी 1-8 सप्ताह निकालो तो आपका कल्याण होगा। जीवन का सूरज ढल जाए उसके पहले जीवनदाता की मुलाकात हो जाए। मार्च 2013 महीने में बी जूजुसफ जयपुर के पुलिस कमिश्नर बने थे। 2 अगस्त 2013 को जयपुर के पुलिस कमिश्नर बी जूजुसफ का जोधपुर में बदली और जोधपुर के पुलिस कमिश्नर का जयपुर में बदली कोई समझदारी लगती है, और वो भी राजस्थान में चुनाव के 2-3 महीने पहले। बीजू जो अजजोशेप कांग्रेस के गहलोत सरकार के काफी नजदीक माने जाते। 6 अगस्त को लड़की बीमार होती है और बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू होता है। शिल्पी और शिवा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे और वही झूठा केस बनाकर जज के सामने रखा गया था। मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीढ़ी की हुई है? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ। इस पूरे केस में जिनमें से 81 गवाह अपने बयान से पलट गए थे, बाद में जयेंद्र सरस्वती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में मामले को तमिलनाडु से पुडुचेरी स्थानांतरित कर दिया था। तो आचार्य के साथ भी यही हुआ था। वो सारे गवाहों ने पलटी नहीं मारी थी, बल्कि उन लोगों को मारपीट कर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे ताकि झूठा केस बनाया जा सके। मीडिया ने कहा बापूजी झूठ बोल रहे थे कि वो जोधपुर में नहीं थे। 20 अगस्त रात को FIR लिखाई और 21 अगस्त को बापूजी के पास खबर आई कि 15 अगस्त को जोधपुर आश्रम में एक लड़की ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। बापूजी 11 अगस्त को ही जोधपुर आश्रम से 35 किलोमीटर दूर मनाई कुटिया में चले गए थे।
तब बापूजी ने कहा कि मैं 15 अगस्त को जोधपुर आश्रम में नहीं था। वो क्यों? बोले कि उस समय वो जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर मनाई कुटिया में थे। संजय वानखेड़े ने, मेरी सवाल सुन लीजिए, संजय वानखेड़े ने कहा कि आप मौजूद ही नहीं थे जोधपुर में, आपने खुद कहा था और ये सब रिकॉर्डिंग पर है। आश्रम में मैं मौजूद नहीं था। मैं जोधपुर आश्रम में प्रोग्राम, मेरा जो जोधपुर में था वो प्रोग्राम 11 तारीख पूरा हुआ तो मैं जोधपुर आश्रम में नहीं था। 15 अगस्त को आप जोधपुर आश्रम में नहीं, जोधपुर आश्रम में नहीं था। यहाँ मैं एकांत कुटिया में था जहाँ की बात बोलते हैं। मेरा जोधपुर आश्रम अलग है बेटे और ये एकांत कुटिया में ये अलग है। मैं प्रोग्राम होता है तो आश्रम में रहता हूँ, प्रोग्राम के बिना लगभग एकांत में रहता हूँ। आपने ये मीडिया ने कहा बापूजी भाग रहे हैं। बापूजी का 23 अगस्त, 26 अगस्त, 29 अगस्त का सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। नारायण साईं के ससुर जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर सूरत से मुंबई और वह से भोपाल गए। मीडिया भी उनके पीछे पीछे वहां गई। फिर भी षड्यंत्र के तहत लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई गई और आज उनके पक्ष में बोलने वाले जो उनके पक्ष की वस्तुएं हैं उसको ठीक से उजागर नहीं किया जा रहा है। कोई भी मीडिया उस बात को नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे बापूजी के यहाँ भी परसों एक संत सम्मेलन हुआ है। बापूजी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सारे मीडिया उनके पीछे जाते हैं। सारे मीडिया को पता चल जाती है क्या हो रहा है। और अभी उनके आश्रम में परसों जन्माष्टमी पर संतों का, जिसमें सभी अखाड़ों के संत थे, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उदासीन अखाड़े के संत थे, सारे प्रमाणिक संत थे सब देशों के, तो सब भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों के। तो उस संत सम्मेलन की खबर मीडिया को क्यों नहीं लगी और उसका अंश क्यों नहीं दिखाया गया? 30 अगस्त 2013 बापूजी को गिरफ्तार किया गया। 1 सितंबर से पुलिस की जांच शुरू हुई। पहली झूठी खबर, बापूजी ने स्वीकार किया कि वो लड़की से अकेले में मिले थे। आसाराम ने कबूल किया है कि उस कुटिया में उस पीड़ित लड़की को भी उन्होंने बुलाया था और उस लड़की को बुलाने के लिए लंबी साजिश रची गई। क्या आसाराम ने माना है कि वो पीड़िता लड़की से मढ़ई आश्रम में अकेले में उस रात मिले थे? कैसे मान लेंगे? बिल्कुल नहीं माना, नहीं माना। आनंद पुरोहित जी से सवाल है मेरा। ये नहीं, उन्होंने क्या सवाल मेरे से पूछ रहे, जवाब मनन दे रहे। मनन साहब दे रहे, उनने जल्दी में दे दिया। मैंने आपसे सवाल ये पूछा आनंद पुरोहित जी, सेक्शन 20। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या मढ़ई आश्रम में उस रात उस बच्ची के साथ आसाराम अकेले में मिले थे? मेरा इतना सवाल है, क्या उन्होंने माना है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में? मिला था उसने, उस माना है उसने, माना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद देखे कैसे मीडिया और पुलिस झूठ फैला रहे हैं। यहाँ प्रश्न सिर्फ लड़की के वकील से पूछा गया, बापूजी के वकील से नहीं। लड़की के वकील खुद हिचकिचा रहे हैं। वो ये कहना चाहते थे कि फलाने सेक्शन के हिसाब से लड़की ने कमरे की टाइट की है, मतलब कमरे कैसा था वो बताया, लेकिन दबाव में वकील ने बोल दिया कि माना है। बापूजी कभी भी लड़की से अकेले में नहीं मिले। लड़की के पूरे परिवार को 100 लोगों के साथ मिले थे। पुलिस की हिरासत में पुलिस और आरोपी की बातें मीडिया को कैसे पता चल जाती है? पता नहीं चलेगी तो बदनामी कैसे होगी? बदनाम करके लोगों की श्रद्धा तोड़ना ही तो उद्देश्य है। ठीक ऐसा ही शंकराचार्य के साथ हुआ था। 4 महीनों में ही पीड़िता के परिवार की पूरी टीम बदल गई। आखिर हिंदू संतों के खिलाफ झूठा केस कौन कब तक लड़ेगा? 1 सितंबर को शिवा ने पुलिस के सामने समर्पण किया। 5 सितंबर को पुलिस ने मीडिया को बताया कि साजिश का पर्दाफाश हो गया। देखिए जोधपुर पुलिस के झूठे दावों की पोल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आसाराम के सेवादार ने बताया कि उसके पास एक सीडी है हमको दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिवा ने यह भी माना है कि पीड़ित पर भूत प्रेत की छाया बताते हुए उसे दूर करने के लिए ही बुलाया गया था। शिवा की माने तो आसाराम अपने नजदीक ऐसे सेवादारों को रखता था जो दिखने में कम आकर्षक हो। अच्छी सेहत और आकर्षक साधकों को वो अपने करीब नहीं आने देते थे। शिवा ने ही बताया कि उसने और शिल्पी ने मिलकर पूरी साजिश रची। जोधपुर पुलिस को शिवा के पास अश्लील सीडी मिली है। बाद में पुलिस पलट गई। शिवा ने माना कि लड़की को भूत प्रेत भगाने के लिए बुलाया है, जबकि शिवा वहां था ही नहीं, दिल्ली ही चला गया था। बापूजी अपने पास कमजोर और अनाकर्षक लोगों को रखते हैं। मतलब शिवा खुद कह रहा है कि मैं कमजोर और आकर्षक नहीं हूँ, इसलिए बापूजी ने मुझे रखा। कोई इंसान ऐसा कहेगा और बिना पैसे सेवा भी करेगा? शिवा ने कहा कि उसने शिल्पी के साथ मिलकर साजिश रची, जबकि शिल्पी शिवा की कोई फोन डिटेल्स नहीं मिली। शिवा ने कहा कि शिल्पी ही लड़कियां भेजा करती थी। आज तक ऐसा कुछ सबूत हाथ नहीं लगा। शिवा ने लड़की लाने की जिम्मेदारी ली थी।
शिवा ने पता इतने दिनों बाद, वो भी 14 तारीख की दोपहर को लड़की के बाप के पूछने पर बताया शिवा की तरफ से 2 फोन और बाप की तरफ से 11 फोन गए हैं। खुद सोचे, शिवा ने मनाई आश्रम का बता दिया। बापूजी एकांत में औरतों से मिलते हैं। शिवा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पुलिस ने बताया कि ये एक षड्यंत्र है। बस पुलिस ने पूरी जांच 4 दिन में पूरी कर ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक जो जांच की गई है उसके बाद यौन शोषण का बहुत बड़ा नेटवर्क नजर आ रहा है। 4 दिनों में ही बिना सबूतों के पुलिस को पूरा नेटवर्क नजर आ गया। इससे साफ पता चलता है कि पूरा षड्यंत्र वकीलों की सहायताओं से पहले ही रचा गया था। पुलिस सिर्फ झूठा नाटक कर रही है और कानून का दुरुपयोग कर रही है। जैसे बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं, कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। हालांकि आप पूछोगे कि आपको किसके पीछे किसका हाथ लग रहा है। आज तक 2-4 दिन से न्यूज़पेपर में सुन रहा हूँ मैं कि सारे के सारे आश्रमों में तोड़ फोड़ हो रही है। कौन कर रहा है? कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं कर रही है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिक्का पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर कर दो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीढ़ी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, ये सीढ़ी आई कहाँ से? बात कहाँ से उठी? कहीं मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरी का आपने भी पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? शिवा को सच्चाई बताने के लिए नहीं मारा, बल्कि झूठ को स्वीकार करने के लिए मारा गया। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी शिवा को परेशान कर रहे थे और उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, ताकि उस पर कुछ भी लिखकर सबूत बनाकर झूठा केस बनाया जा सके। शंकराचार्य जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित के साथ भी यही हुआ था। अगर आपने सच्चाई जानने का प्रयास किया हो। लड़की ने कहा शिवा ने धमकाया, लेकिन जब शिवा शाम को 7 बजे दिल्ली चला गया तो सद्य 11 रात को मनाई आश्रम में कैसे धमका सकता है? मीडिया और पुलिस ने ये बात लोगों से क्यों छुपाई? लड़की के घर वालों को लगा कि शिवा बापूजी के साथ ही दिल्ली जाएगा, लेकिन वो तो पहले ही निकल गया। उन्होंने FIR में उसका नाम तो लिखा लिया और मीडिया और पुलिस को तो करोड़ों रुपए मिले हैं, तो क्यों बताएंगे? ठीक दूसरे दिन 6 सितंबर 2013 पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना बयान बदल दिए। शिवा के पास कोई सीडी नहीं मिली है, पुलिस को पता है। शिल्पी कहा है शिवा का मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। क्या जो फोन जो कहा जा रहा प्रकाश के पास में था, क्या शिवा के पास में था? शिवा का मोबाइल आपने लिया है, उसको जांच के लिए भेजा है? हम सक्षम है उस जांच को करने के लिए। हमने कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जांच के लिए बाहर नहीं भेजा। अहमदाबाद से आपने सीडी बरामद की है? ये गलत बात है, ये गलत बात है कि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद हुई हो, ये तथ्यहीन बात है। मोबाइल लेकिन आप दिखवा रहे हैं ना? हम ये कह रहे हैं कि जो कोई भी उसके अरेस्ट करने के बाद जो कोई भी तथ्य, जो कोई भी एविडेंस, जो कोई भी दस्तावेज शिवा के पास मिला है, जो कोई भी किसी भी फॉर्म में कोई एविडेंस मिला है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, उन सबको हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। शिल्पी आपकी निगरानी में है, पहले भी आज भी यही कह रहे हैं कि शिल्पी से शीघ्र जोधपुर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। संक्षेप में DCP अजय लंबा ने कबूल किया कि शिवा सही बोल रहा है, तो शिवा ने और बहुत बातें बोली, उसका क्या? अश्लील सीडी की खबर सारी न्यूज चैनल्स पर दिखाई गई थी, वो झूठी नहीं हो सकती। दरअसल पुलिस ने ही साजिश के तहत सीडी की झूठी खबर फैलाई थी।
लेकिन जैसे ही शिवा का मीडिया में इंटरव्यू आया, पुलिस ने सीधी वाली बात को वापस ले लिया। आप ही बताइए किसने पलटी मारी, शिवा ने या फिर पुलिस ने? 20 और 25 सितंबर को प्रकाश, शरद और शिल्पी ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने फिर झूठी बातें मीडिया में बता दी कि उन्होंने आरोप स्वीकार किया, जबकि शिल्पी और प्रकाश ने इससे इनकार किया। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं सेवा करूं और यहाँ पे आके मुझे लगा कि मैं निस्वार्थ सेवा यहाँ पे कर रही थी। बापूजी और मेरा संबंध सिर्फ एक पिता और पुत्री का ही संबंध है, क्योंकि मैं बापूजी को दिल से अपने पिता के समान ही पिता ही मानती हूं। को बताया बेकसूर। वार्डन शिल्पी ने आरोपों से किया इनकार। प्रकाश ने आज सरेंडर कर दिया। छिंदवाड़ा आश्रम का संचालक है शरद चंद, जबकि प्रकाश आसाराम का रसोइया है। बात शिल्पी से नहीं हुई है, मेरी बात होती है हमेशा। बाबा को बदनाम करने का झूठा साजिश है। बेल मिलने के बाद शरद तुरंत अपने माता पिता के साथ जोधपुर आश्रम गया। बापूजी का पूजन किया और माता पिता का पूजन कर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। जो लड़कियां भेजेगा तो अपने माँ पिता और गुरु का पूजन करेगा। आप स्वयं विचार करें, ये घोर षड्यंत्र नहीं तो क्या है? झुक जाता ओम जय जय मात पिता कितने का। शिल्पी के पिता ने कहा कि मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, मेरी बेटी भी निर्दोष है और बापूजी भी निर्दोष है। सत्य सामने आएगा। शिवा फिर से सुप्रचार के कार्य में छूट गया। जिन लोगों को भगवान के नाम में प्रीति है, उनको लड़कियों के शरीर से सुख लेने की जरूरत नहीं है। शिवा, शिल्पी, शरद, प्रकाश का नाम कैसे आया? शिवा, प्रकाश, बापूजी का जीवन बहुत सादा है। वे सबके सामने ही मिलते हैं और जब समय मिले तो एकांत ध्यान में रहते हैं। वो फोन का प्रयोग नहीं करते तो बापूजी को फंसाए कैसे? बापूजी को फंसाने के लिए शिवा और प्रकाश को भी फंसाना ही पड़ेगा। दूसरे भी कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने प्रयत्न किया। मैं अपने पास रखता नहीं किसी के द्वारा गाती खबर, तो दूर से जरा बात कर लेता हूँ। वैसे मोबाइल फोन से मैं परहेज भी करता हूँ। नारायण हरि हरि ओम हरि। देश विदेशों के बड़े बड़े लोगों के समाचार आए, सुना। इसमें कई धार्मिक आगेवानों के भी आए। जिनसे मिल पाया उनसे जरा बात हो गई, नहीं मिल पाया तो अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि मैं फोन से परहेज करता हूँ। हरि ओम हरि ओम। मैं उसी से मिला रहता हूँ जिसके मिले बिना मेरा और तुम्हारा चारा नहीं है। शिल्पी, शरतचंद्र, षड्यंत्रकारियों के पास जो लड़की है उसको सीधे बापूजी के पास नहीं भेज सकते। उन्हें एक बहाना चाहिए था, इसलिए इन दोनों को फंसाया गया। ये बात बहुत बड़ी सोचने की बात है कि मीडिया कर्मी अंदर आए, उसके साथ में हमारे डीसीपी अजय पाल लांबा भी आए और उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल से यहाँ कुटिया की वीडियोग्राफी चालू कर दी थी। उन्होंने शाम के टाइम जैसे भी आए यहाँ वीडियोग्राफी चालू कर दी और ताला वाला साला लॉक वॉक खुलवा के मीडिया कर्मी को सबको अंदर ले जाके वीडियोग्राफी चालू कर दी। और उससे दूसरे दिन फिर जो वारदात बता रहे हैं ना, जिस लड़की के साथ हुआ है, उसी लड़की और उसके फैमिली को लेके आए। डीसीपी अजय लंबा ने मीडिया को बिना जांच पूरी किए पहले दिन ही कमरे के अंदर आने दिया। उन्होंने कोई फॉरेंसिक एविडेंस भी इकट्ठे नहीं किए, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की कमरे के अंदर गई ही नहीं है। लड़की ने FIR में मीरत के परिवार का भी उल्लेख किया था। वो परिवार अचानक गायब हो गया तो मीडिया ने शोर मचाया और बापूजी पर आरोप लगाया, लेकिन जब वो परिवार सामने आया तो सत्य कुछ और ही था। दबाव बनाया जा रहा था, जो कि IO भी दबाव बना रही थी, शाहजहांपुर वाले भी दबाव बना रहे थे कि आप मेरे पक्ष में बोलिएगा, आकर के आप मेरे पक्ष में कुछ झूठा बयान दीजिए। मेरे ऊपर जाकर के हर तरीके के दबाव बनाया जा रहा था। मेरे घर पर डेली 2-4 लोगों को भेजा जा रहा था, उल्टा सीधा धमकाया जा रहा था, भिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। इसलिए हमने वहाँ से खाली करके हम लोग अपने गांव में यहाँ शिफ्ट हो गए थे। आकर के यहीं आसपास ही थे हम लोग। कहीं न तो हमें किसी ने कैप्चर किया था, ना हमें किसी ने मेरे ऊपर कोई दबाव था। दूसरी बात, मेरे या मेरी लड़की के साथ कभी भी कोई भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं हुआ जिस तरीके से मीडिया में आज के लिए प्रचारित किया जा रहा है।
जोधपुर पुलिस शाहजहाँपुर वाले धमका रहे थे, गुंडे भेजे जा रहे थे झूठी गवाही देने के लिए, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए डर के मारे छुप गए। अब आप ही बताओ किस तरह जोधपुर पुलिस झूठा केस बनाने में लगी पड़ी है।